हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यूपी टेट का धमाका आज से हम करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी की पहली वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सफल शिक्षक का गुण है कठोर अनुशासन, नियमित गृह कार्य की जांच, छात्रों के विकास को लेकर सजग रहना और अच्छे अंक देना। तो दोस्तों देखिए, कठोर अनुशासन शिक्षक का गुण नहीं है दोस्तों। नियमित गृह कार्य की जांच करना ये है दोस्तों, ठीक है। अच्छे अंक देना दोस्तों ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन छात्रों के विकास को लेकर सजग रहना फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मोस्ट लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारा समाज निम्नलिखित कारण से पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों कौन से जो कारण है, देखो बेरोजगारी, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों। अंधविश्वास ये भी है दोस्तों, और सांप्रदायवाद ये भी है, और महंगी शिक्षा ये भी है। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन का जो कारण है तो वो दोस्तों है महंगी शिक्षा दोस्तों। क्या? महंगी शिक्षा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण है? उसमें महत्वाकांक्षा का अभाव, उसकी संतुलित अपेक्षाएं, उच्च स्तरीय आकांक्षाएं, घर और परिवार के दायरे में सीमित आकांक्षाएं। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए जो महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वो महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? उच्च स्तरीय आकांक्षाएं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, किसी अध्यापक की पोशाक, दोस्तों अध्यापक की पोशाक कैसी होनी चाहिए दोस्तों? परंपरागत होना चाहिए, मर्यादापूर्ण होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए और आधुनिक फैशन की होना चाहिए। तो दोस्तों एक अध्यापक की जो पोशाक है दोस्तों वो मर्यादापूर्ण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। तो दोस्तों शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? देखो, परीक्षा में विद्यार्थियों को पास करने में मदद करना दोस्तों, ये उन्हें नौकरी के योग्य बनाना, ये वाला दूसरे के साथ मेल मिलाप करने के योग्य बनाना और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन पूरे के पूरे ऐसे लगेंगे जैसे सभी मोस्ट है दोस्तों। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तित्व का और सर्वांगीण विकास में दोस्तों ये सब चीज़ें आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, सफल शिक्षक का लक्षण है। तो दोस्तों एक सफल शिक्षक है उसके क्या लक्षण होना चाहिए? पाठ की व्याख्या करने में समर्थ होना, विवेचन की शुरुआत कर सकना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक सही ढंग से पढ़ने को प्रेरित कर सकना और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों देखो, सफल शिक्षक का लक्षण क्या होना चाहिए दोस्तों? विवेचन की शुरुआत कर सकना दोस्तों, ये तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। पाठ की व्याख्या करने में समर्थ होना, बिल्कुल दोस्तों ये भी एक मेन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक सही ढंग से पढ़ने को प्रेरित कर सकना, ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट है दोस्तों ये वाला, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, तो दोस्तों ये भी नहीं है। तो यानी कि 6 में कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला हो जाएगा, पाठ की व्याख्या करने में समर्थ होना। एक शिक्षक में अगर ये गुण नहीं है तो दोस्तों वो शिक्षक ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, लड़कियों में शिक्षा की उन्नति के लिए आप क्या सुझाव देंगे? दोस्तों लड़कियों में शिक्षा की उन्नति करना है तो आप क्या सुझाव देंगे? लड़कियों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, ठीक है दोस्तों। समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करना दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य करना और लड़कियों के अभिभावकों को शिक्षित करना। तो दोस्तों देखो, लड़कियों के लिए लड़कियों में शिक्षा की उन्नति के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो सुझाव होगा दोस्तों वो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करना दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, महात्मा गांधी ने किस शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन किया था वो कौन सा किया था? बाल केंद्रित शिक्षा, बेसिक शिक्षा, स्वयं करके सीखना और प्रोजेक्ट प्रणाली। तो दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पर बल दिया था दोस्तों, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों जो हमारे देश में शिक्षा प्रणाली है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग की बात करें दोस्तों अपन, तो दोस्तों कौन सी चल रही है? 10+2+3, ठीक है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 10वीं के बाद में 12वीं और 12वीं के बाद में दोस्तों BA BSc जो भी करते हैं आप, वो 3 ईयर्स होती है दोस्तों, और 11वीं 12वीं 2 साल, उसके बाद में 10वीं तो होता ही अपने, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी 2019 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है दोस्तों, इसमें हम बात करें तो दोस्तों अब जो पैटर्न चलेगा वो कौन सा चलेगा? 10+2+4 दोस्तों, ये वाला चलेगा। और 2030 के बाद की बात करें अपन तो 2030 में जो बीएड है हमारा, ठीक है, बीएड वगैरह, ये दो साल का जो बीएड है या 1 साल का बीएड है, ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों, और मैंने बताया यही पैटर्न चलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अध्यापकों का प्रशिक्षित न होना,
पर्याप्त श्रव्य दृश्य सामग्री का अभाव दोस्तों, और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना और बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य न होना। तो दोस्तों देखो, प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी जो समस्या है, क्या कह रहा है, प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, कक्षा 1 से 5 वाली, ठीक है दोस्तों। तो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बीच में ही बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाना, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालकों द्वारा विद्यालय छोड़ जाना। बहुत से बच्चे देखे होंगे दोस्तों आपने गाँव में, जो 5वीं पास नहीं होते हैं, उसके पहले ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो घर के कामों में लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, शिक्षित नागरिक होने के नाते आप सर्वाधिक बल किस बात पर देंगे। दोस्तों आप एक शिक्षित नागरिक हैं और आप सर्वाधिक बल किस बात पर देंगे दोस्तों। देखो, क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सभाओं के आयोजन पर, दोस्तों शैक्षिक सभाओं के आयोजन पर देंगे आप, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, और शिक्षा संबंधी पुस्तकों का वितरण करने पर। तो दोस्तों जो देखो, इसमें ऑप्शन तो देखो ऐसे लग रहे हैं, देखो सभाओं पर ये भी राइट जैसा लग रहा है कि भाई हम सही है, आयामों पर शोध करने पर ये भी लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं कि इस तरह के जो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो दोस्तों इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है दोस्तों, वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होता है। तो शिक्षित नागरिक होने के नाते आप सर्वाधिक बल किस बात पर देंगे, तो दोस्तों सर्वाधिक बल देंगे वो अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे दोस्तों आप, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है। तो सार्थक की बात कर रहा है दोस्तों, कौन सा सार्थक और प्राथमिक उद्देश्य है किसका, शिक्षण का, पढ़ाने का दोस्तों। तो छात्रों को गृह कार्य देना एवं उसकी नियमित जांच करना। तो दोस्तों ये भी हो सकता है, लेकिन इससे अगर बेटर कोई ऑप्शन होगा तो वो भी देख लेते हैं। छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, दोस्तों ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। छात्रों का मूल्यांकन करना, तो ये भी बात सही है दोस्तों। और छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियंत्रण करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षण का जो सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या है, छात्रों के अनुभवों को दोस्तों, उनके जितने भी अनुभव है उनको निकालो और उनसे ही बातें करो, उनसे पूछो बार बार, उनके अंदर जितने भी अनुभव कूट के पड़े होंगे उनको वो बताएंगे और उससे ही बच्चे सार्थक सीखेंगे दोस्तों, और यही हमारे प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों छात्र है जो नैतिक शिक्षा, ठीक है, प्राप्त करते हैं अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, ठीक है, इससे भी करते हैं दोस्तों। लेकिन छात्रों की बात चल रही है, बड़ों का सम्मान करने से, संरक्षक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने से, और शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। तो दोस्तों देखो, संरक्षक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने, ये भी बात सही है, बड़ों का सम्मान करने से इससे भी सीखेगा नैतिक आदतें, और अच्छी पुस्तक पढ़ेगा उससे भी नैतिक आदतें सीखेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। दोस्तों अगर शिक्षक अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेगा दोस्तों, तो बालक अपने आप ही नैतिक गुणों का विकास कर लेगा, और शिक्षक के आचरण अच्छे होंगे तो बालक के भी आचरण अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, ठीक है, शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, अच्छे शिक्षण का विकास निर्भर करता है। तो दोस्तों अच्छे शिक्षण का जो विकास है वो निर्भर किस पर करता है, अध्यापक के ज्ञान पर। देखो दोस्तों पहला ऑप्शन है अध्यापक के ज्ञान पर, संरक्षकों की सहायता पर, पुस्तकालय पर, और स्व अध्ययन पर। तो दोस्तों अच्छे शिक्षण का जो विकास निर्भर करता है वो अध्यापक के ज्ञान पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर अध्यापक में ज्ञान नहीं होगा तो अच्छा शिक्षण कहाँ से करवा पाएगा दोस्तों। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत छात्र को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा की बात है तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में दोस्तों पर्यावरण पर आधारित शिक्षा देंगे, परीक्षा आधारित शिक्षा करेंगे, शिक्षक प्रभावीकरण पर आधारित शिक्षा देंगे, और बालक की योग्यता पर आधारित शिक्षा देंगे। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य यही है कि बालक से संबंधित, यानी कि बालक में जितनी योग्यता है उससे संबंधित उसको शिक्षा दे, ठीक है। उसकी योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा शिक्षा न दे आप। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूपी टेट के भावी शिक्षकों नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपके लोगों के लिए ऐसे ही कई वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक अब भी इसी वक्त कर दीजिए दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मुक्त विद्यालय प्रणाली निर्धारित करती है। दोस्तों मुक्त विद्यालय प्रणाली निर्धारित करती है, किस बात पर निर्धारित करती है, पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा करना। दोस्तों क्या कह रहा है, मुक्त विद्यालय प्रणाली निश्चित समय में पूरा करना, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकता से जुड़ा हो तथा
जिससे वे अपनी गति अनुसार पूरा कर सके दोस्तों। इसके अलावा पर्यावरण को पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय की कोई सीमा नहीं दोस्तों, ये नहीं। और औपचारिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम को मुक्त विद्यालयों में लागू करना दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि पाठ्यक्रम को बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से जुड़ा होना चाहिए तथा जिसे भी अपनी गति के अनुसार पूरा कर सके, इस तरह का विद्यालय मुक्त प्रणाली निर्धारित करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पेडोगोजी का अर्थ है दोस्तों, पेडोगोजी। ठीक है, पेडोगोजी का क्या अर्थ है दोस्तों? विद्यालय में निर्धारित समय सारणी नहीं दोस्तों, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान। दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पेडोगोजी का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? कला और विज्ञान होता है दोस्तों। एक शिक्षक में इस तरह की कला होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, ताकि वो तुरंत ही बच्चों को अच्छे से अच्छे ढंग से सिखा सके दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने पर बल न देने का अर्थ है दोस्तों, रटने पर बल नहीं देने का अर्थ क्या है? इससे रटन अधिगम को कम किया जा सकता है दोस्तों। ये वाला खुली पुस्तकों के आधार पर परीक्षा ली जा सकती है, स्वर्णिम स्मरण शक्ति के विकास के साधन बढ़ाए जा सकते हैं, मौखिक परीक्षा पर बल दिया जाता है दोस्तों। रटने पर बल न देने का अर्थ क्या है, ये पूछा है आपसे। तो रटने पर बल नहीं देने का अर्थ क्या है? इससे रटन अधिगम को कम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन ही हमारे बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश पत्र के अनुसार या अनुरूप नहीं है दोस्तों? ठीक है, क्या कह रहा है? कौन सा कथन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश पत्र के अनुरूप नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? शिक्षा के स्तर को कायम रखना, तो दोस्तों ये तो है। मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करना, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी सिफारिशें लागू करना, ये भी बिल्कुल है दोस्तों। राज्यों के विद्यालय शिक्षा बोर्डों के कार्य तथा निष्पादन की निगरानी करना, ये उसका कार्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, इससे संबंधित विद्यालयों की परीक्षा लेना, ये भी है दोस्तों। तो यानी कि इससे संबंधित विद्यालय जैसे दोस्तों कौन कौन हो सकते हैं? एनवीएस हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है? केवीएस हो सकता है, ये विद्यालय इनकी परीक्षा भी लेना। तो यानी कि ये तो है बी और डी, ये तो है, लेकिन सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। और आपसे पूछा भी तो यही है दोस्तों, क्या पूछा है आपसे? आपसे यही पूछा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश पत्र के अनुरूप सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यह कथन किस विद्वान का है दोस्तों? किस विद्वान का कथन है? देखिए कथन को अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन किसका है दोस्तों? कार्ल जंग का, हेनरी बर्नार्ड का, जॉर्ज बर्नार्ड शा का, अलेक्जेंडर पोप का। तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया था दोस्तों, ये जॉर्ज बर्नार्ड का कथन है दोस्तों। किसका कथन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, स्कूल में बालक की स्वतंत्र और अभिभावक स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ये कथन किसका है दोस्तों? देखो दोस्तों, स्कूल में बालक की स्वतंत्र और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वो स्वतंत्र बोले और स्वाभाविक अभिव्यक्तियां प्रकट करे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, ये कथन किसका है दोस्तों? तो दोस्तों ये तो हमारे मोंटेसरी जी का कथन है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? शिक्षण के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अलावा, इन चारों के अलावा किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों देखो अभिरुचि की भी ज़रूरत पड़ती है। अभिरुचि भी तो होना चाहिए बच्चे में, तभी तो शिक्षण कर पाएगा दोस्तों बच्चा। इसके अलावा सकारात्मक अभिवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति भी सकारात्मक होनी चाहिए दोस्तों, उसकी पॉजिटिव होना चाहिए। उसको पढ़ने के प्रति अगर उसकी नेगेटिव अभिवृत्ति होगी दोस्तों, तो वो बच्चा कदापि नहीं पढ़ पाएगा दोस्तों। तो यानी कि बी नंबर का ऑप्शन भी हमारे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उपरोक्त तो दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, आपके विचार में शिक्षण क्या है दोस्तों? ठीक है, एक कला है, एक कौशल है, एक क्रिया मात्र है और एक तपस्या है। तो दोस्तों तपस्या तो बिल्कुल ही नहीं, हमें साधु मुनि थोड़ी बनना है दोस्तों। एक कौशल है, ठीक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, कला है, ये भी है। शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान है दोस्तों। पेडागोजी क्या है? कला और विज्ञान है दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा है शिक्षण क्या है, तो शिक्षण दोस्तों एक कौशल है दोस्तों, कौशल है। ठीक है, एक क्वालिटी है दोस्तों, एक स्किल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें दोस्तों देखिए, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पादक का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।
दोस्तों ये तो बात बिल्कुल गलत है। उत्पाद यानी कि उत्पाद का मतलब क्या होता है? छात्र होता है दोस्तों। जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए इससे अच्छा कोई ऑप्शन और मिल रहा है। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है, ये तो बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है, तो दोस्तों ये भी बात थोड़ी सही है, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय की बात चल रही है। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है कि अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में सही है। लेकिन सबसे जो सटीक ऑप्शन है हमारा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? यानी कि छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। दोस्तों बालक सीखेगा तो शिक्षक को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ वाकई में बच्चा कुछ सीख रहा है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होना चाहिए दोस्तों, कैसी होना चाहिए? पाठ्यपुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित और बाल केंद्रित यानी कि बालक केंद्रित। तो दोस्तों शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? दोस्तों अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, समाज एवं छात्रों के प्रति और सरकार के प्रति। तो दोस्तों अध्यापक किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो दोस्तों समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे, देखो उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग दोस्तों जिनकी बुद्धि लब्धि क्षमता है, ठीक है, अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। वह काम करना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ी आते हैं अध्यापन के क्षेत्र में यानी कि टीचर बनने के लिए, नहीं दोस्तों। वो ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। तो यानी कि तीनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत हो गए, ठीक है। तो बच्चा कौन सा है? शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं दोस्तों, और यही आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा काम है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षण ऐसा कार्य है दोस्तों जिसमें जितना आनंद आता है और ज़िंदगी भर जितना सीखने को मिलता है वो दुनिया के कोई से भी काम में सीखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार है। तो दोस्तों आदर्श और नैतिकता के संबंध में आपका विचार क्या है? आदर्श और नैतिकता विद्यालय की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित है? नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। आदर्श और नैतिकता पुस्तकों तक ही सीमित है, ये भी बात गलत है दोस्तों। आदर्श और नैतिकता शिक्षकों की जुबान तक ही सीमित है, तो ये भी बात गलत है। आदर्श और नैतिकता अभी भी पालन हो रहा है दोस्तों। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, आप एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते। क्या आवश्यक नहीं मानते? वह उत्तम वक्ता हो, उसे दंड देने वाला हो, सृजनशील हो, वह विषय को रोचक बनाता हो। दोस्तों एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों उत्तम वक्ता हो ये तो है, इसके अलावा सृजनशील हो ये भी बिल्कुल बात है, वह विषय को रोचक पढ़ाता हो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यह तीन ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सृजनशील हो ये बात सही है, ठीक है। लेकिन बी नंबर का ऑप्शन इसका अटपटांग सा लग रहा है दोस्तों, गलत लग रहा है, केवल दंड देने वाला हो, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा का गिरता स्तर है उसका कारण क्या है? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था, एक मूल्यांकन की खामियां, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा का जो गिरता स्तर है उसका प्रमुख कारण क्या है? जवाबदेही के निर्धारण की कमी, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां यानी कि इसमें कमियां हैं, इसलिए गिर रहा है शिक्षा का स्तर। और तो सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरे यूपी टेट के सरनियों चैनल को दौड़ा दीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास में। और मैं आपको ऐसी टॉप सीरीजें और ऐसे मोस्ट प्रश्न लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, जो पिछली यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा राजस्थान रीट, MP टेट में आए हुए प्रश्न हैं दोस्तों। तो शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।